गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर परमाणु की संरचना जो शुरू किया गया था उसमें एक टॉपिक हम आपको बता चुके थे। आज सेकंड है इसके आगे, एनोड किरण। इनको क्या बोलते हैं? इसी का नाम है कैनाल किरण। कैनाल किरण तथा प्रोटॉन की खोज। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज इसके पहले वाले टॉपिक में बताया जा चुका है। आज आपका टॉपिक है एनोड किरणें और प्रोटॉन की खोज। तो देखो इसमें क्या होता है, विद्युत विसर्जन नली है। देखिए फिगर मुद्रा कर रहे हैं, विद्युत विसर्जन नली है। यहाँ पर एक प्लेट लगी है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड है, और यहाँ पर छिद्रित कैथोड लगी ये। ठीक, तो इसमें ये देखा जाता है, अभी हम आपको बता रहे हैं इसकी कहानी। ये है, इसमें लिखेंगे छिद्रित कैथोड, इसको लिखेंगे कैथोड किरण। ठीक, इसको किया क्या गया था कि एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था आपको बताएंगे। गोल्डस्टीन ने क्या किया था कि जो प्रयोग किया गया था इसके पहले किसका था? वैज्ञानिक जे टॉमसन। ठीक, तो वैज्ञानिक जे टॉमसन ने जो प्रयोग किया था, उनका प्रयोग क्या था? विद्युत विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर गैसों को भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की गई थी। सेम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो करते हुए वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में यह देखा कि जे टॉमसन का प्रयोग करने पर उन्होंने दोबारा एक प्रयोग पैटर्न फॉलो किया और यह देखा कि कुछ कैथोड किरणें विपरीत दिशा में चलकर विसर्जन नलिका के ये आपका छिद्रित कैथोड है माइनस चार्ज वाला, तो विसर्जन नलिका के दीवार से टकरा के दीप्ति उत्पन्न करती है। ये दीवार कैसे, ध्यान से सुनिए। गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में जे टॉमसन के प्रयोग पैटर्न को फॉलो करते हुए यह पाया कि कुछ किरणें कैथोड के विपरीत दिशा में गति करके क्या देखते हैं कि विसर्जन नली की दीवार से टकरा के दीप्ति उत्पन्न करती हैं, जिसको उन्होंने एनोड किरणें कहा या कैनाल किरणें कहा। इस किरण की प्रकृति विसर्जन नलिका में भरे गैसीय मिक्सचर और उसके दबाव पर निर्भर करता है। तो प्रोटॉन की खोज इसलिए ऐसे हुआ क्या कि ये किरणें पॉजिटिव चार्ज वाली थी। प्रोटॉन पर सिंबल क्या होता है? P, और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम
इतना कूलाम आवेश धनात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन का। और प्रोटॉन का भार 1.63 × 10⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन की कहानी है कि प्रोटॉन का वेग 1.63 × 10⁻27 किलोग्राम और प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम का धनात्मक आवेश होता है। अब इन्होंने जब प्रोटॉन की खोज कर ली, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तब फिर क्या हुआ था इसके आगे? इसके आगे ये हुआ, ये वाला आपका छिद्रित कैथोड है, नेगेटिव चार्ज वाला। इसके बाद क्या हुआ कि परमाणु मॉडल आने शुरू हो गए। परमाणु मॉडल वाली क्रम में सबसे पहला परमाणु दिया गया था थॉमसन द्वारा। थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहला स्टार्टिंग वाला मॉडल यही है, एटॉम से रिलेटेड। उन्होंने क्या किया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको लेक्चर में। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बात हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो परमाणु होता है वो धनात्मक आवेश युक्त एक गोला है, जिसमें धनात्मक आवेश पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। जिस तरीके से आप देखो, सपोज दैट कि वाटरमेलन है, तरबूज है, तो जिस तरीके से तरबूज में उसके सीड धंसे होते हैं, ये तरबूज में उसके सीड धंसे होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं और परमाणु क्या है, धनात्मक आवेश युक्त एक गोला है। ये मॉडल दिया गया वैज्ञानिक थॉमसन द्वारा। ये सबसे स्टार्टिंग का परमाणु मॉडल है, बहुत बेसिक है, शुरुआत यहीं से हुई है। तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला है और इसमें बीच बीच में क्या घुसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। थॉमसन का मानना था कि परमाणु उदासीन धनावेशित गोला है, जिसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, या सेम उसी तरीके से जिस तरीके से तरबूज में बीच बीच में उसके बीज यानी कि सीड धंसे होते हैं, सेम उसी तरीके से परमाणु धनात्मक आवेशित गोला है, जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हैं। सो इस परमाणु को तरबूज मॉडल, ध्यान दीजिएगा, इस परमाणु को तरबूज मॉडल के नाम से जाना गया, या इसी को आप कह सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन का ये स्टार्टिंग का परमाणु मॉडल है, जिसमें ये हाइपोथेसिस है कि परमाणु धनावेशित गोला है, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डायरेक्शन यानी कि संपूर्ण गोले में वितरित है, और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। लेकिन ये मॉडल अस्थायी नहीं रहा, समय बीतता गया। कुछ समय बाद अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। इस क्रम में आए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या किया, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जो अल्फा कण
प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से विख्यात हुआ। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इस नाम से विख्यात हुआ। चल के आगे तो इन्होंने ये देखा जो थॉमसन के परमाणु मॉडल में बात कही गई है, क्या वह सत्य है? क्या ऐसा ही है कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? क्या यही बात सत्य है? इस चीज की सत्यापन हेतु रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से रिलेटेड एक प्रयोग किया, जिसमें ये बातें स्पष्ट हो गई कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो थीसिस है वो यथार्थ नहीं है, गलत सिद्ध हुई। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब जैसे देखो क्या है कि अगली हेडिंग आपकी क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक, अब इस प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने सोने की पतली चद्दर थी यानी कि पन्नी थी, ये है सपोज दैट ये नाभिक है, तो यहाँ से अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी कराया। अल्फा पार्टिकल ऐसे देखो, ठीक, ये आपके क्या हैं? अल्फा कण है। अल्फा कण होते क्या है? यूरेनियम और पोलोनियम, ध्यान दीजिए, यूरेनियम और पोलोनियम तत्वों के रेडियो एक्टिव क्षय यानी कि विघटन, यूरेनियम और पोलोनियम तत्वों के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अल्फा कण बनते हैं। अल्फा कणों पर +2 चार्ज होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को, 2-3 पॉइंट जो इसमें कहा गया। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। यूरेनियम और पोलोनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप बनते हैं। 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है, इनको हम अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कण कहते हैं। ठीक, अब चलो इस बात को देखा जाए। इसमें ये स्पष्ट किया गया कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा ये बताया कि ये परमाणु है, परमाणु के बीच में ठोस गोला है। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जब अल्फा कणों की बमबारी कराया परमाणु पर, तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ एंगल विशेष पर प्रतिकर्षित हुए, कुछ अल्फा कण सीधे अपने रास्ते से टकरा के वापस आ गए 180 डिग्री पर। ठीक, 180 अंश के कोण पे कुछ अल्फा कण सीधे बीच से टकरा के वापस हो गए। अब देखो इसमें बात क्या हुई, अल्फा कण है, जब परमाणु पर इसको डाला गया, पास किया गया, तो क्या हुआ, कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ सीधे टकरा के वापस लौट गए। तो इससे इस प्रक्रिया के कारण 3 बातें सामने आई। पहली बात, तो जो किरणें सीधी निकल गई वो स्पष्ट कर रही हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक, कुछ किरणें कुछ विशेष कोण पर रिफ्लेक्ट हो गई, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि बीच का भाग सन्निहित है यानी कि संग्रहित है। कुछ अल्फा कण जो 180 कोण पे वापस लौट आए, इससे ये स्पष्ट हुआ कि बीच का भाग इसका ठोस गोला है।
और एक बात थी, अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी अवेलेबल है, तो इसमें प्रतिकर्षण हुआ है, प्रतिकर्षण के कारण ये अपने मार्ग से पुनः वापस आ गई है। दूसरी एक बात और ध्यान दीजिए कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों रेडियो एक्टिव किरणें हैं, इनमें से सबसे ज्यादा वेधन शक्ति होती है गामा, सबसे कम वेधन क्षमता होती है अल्फा की। तो जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा किरण है, आपका अल्फा कण है, ये इसको पार नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वेधन शक्ति गामा और बीटा से कम है। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ यानी कि प्रतिकर्षण हुआ, तो यहाँ तीन बातें सामने आ गई, जिससे रदरफोर्ड ने इसी बातों को ध्यान रखते हुए ये स्पष्ट किया कि जो बातें थॉमसन के परमाणु मॉडल में कही गई हैं वो यथार्थ नहीं है। ध्यान दीजिए, यथार्थ नहीं है। जो बातें थॉमसन के परमाणु मॉडल में कही गई हैं वो सर्वथा यथार्थ नहीं है। ठीक, अब इससे क्या स्पष्ट हुआ, रदरफोर्ड ने कहा, थॉमसन ने कहा था कि संपूर्ण भाग पॉजिटिव चार्ज से घिरा है, ऐसे इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ये हाइपोथेसिस थी किसकी, थॉमसन की। तो यहाँ पर गलत क्या सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सब जगह अवेलेबल है। पॉजिटिव चार्ज बल्कि बीच में स्थित है, जो कि एक ठोस गोला है। इसी ठोस गोले का नाम रखा गया नाभिक। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के फलस्वरूप क्या हुआ था, नाभिक की खोज हुई थी। यही आप बल्कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नाभिक की खोज। ठीक, तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के कारण नाभिक की खोज हुई थी। जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो सर्वथा गलत पाया गया, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रयोग के अनुसार क्या था कि परमाणु समस्त भाग खोखला है, बीच वाला ठोस गोला है, इस ठोस गोले का नाम नाभिक रखा गया, और समस्त खोखले भाग में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। बाद में बोरबरी आए और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षक होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल सेल होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात आ गई। ठीक, बाद में इसको पता चला कि खोखला भाग क्या है, तो खोखला भाग परमाणु का कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति से चक्कर लगा रहे हैं, इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में चर्चा की जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किस वे में कैसे घूम रहा है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, क्या कारण है कि ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, या इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरेगा। इस तरीके की जो बात आती है दिमाग में, इसको आगे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपसे इतना जानिए कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो सर्वथा गलत सिद्ध किया गया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो इसमें क्या किया, जब इन्होंने प्रयोग किया इस बात से स्पष्ट हो गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि बीच के केंद्र में निहित है, जहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। इस केंद्र वाले भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ठीक, ये इतनी बातें थी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग।
मेरी बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। यूरेनियम और पोलोनियम, यूरेनियम और पोलोनियम के रेडियो एक्टिव क्षय से प्राप्त होते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर 2 इकाई यानी कि +2, अल्फा पार्टिकल पर +2 धनात्मक आवेश चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक होते हैं। इसको आप विशेष तौर से जाने रहिएगा। 1 नंबर का सवाल है, वह विकल्प में आता है कि अल्फा कण होते हैं तो क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। नहीं आता है तो पूछ देता अल्फा कण धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन, तो धनात्मक आवेश, ठीक, धनावेश। तो 1 नंबर की कहानी है वो। तो आपको ध्यान रहे कि गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बात पुनः ध्यान दीजिए। गोल्ड स्टीन ने सारी कंडीशन लागू कर दी थॉमसन वाली। कम दाब पर विद्युत विसर्जन नलिका में गैसों को भर के विद्युत प्रवाहित किया, सारी बातें थी। बस क्या हुआ कि कैथोड के पीछे से किरणें निकलती दिखाई दी जो विसर्जन नलिका की दीवार से टकरा के दीप्ति उत्पन्न कर रही थी। उन्हीं किरणों को एनोड किरणें या कैनाल किरण कहा गया। और फिर कैनाल किरणें पॉजिटिव चार्ज वाली यानी कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को माना जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में किया किसने है? गोल्ड स्टीन, ठीक। अब देखो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, थॉमसन का परमाणु मॉडल स्टार्टिंग का मॉडल है, इसे प्लम पुडिंग मॉडल या परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं। और इसके अनुसार क्या था कि परमाणु पूरा धनावेशित गोला है जिसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं, सेम एज जिस तरीके से तरबूज में उसके सीड फंसे होते हैं, उसी तरीके से परमाणु में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। ये कहानी थी थॉमसन की। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल स्टार्टिंग मॉडल है जो कि सबसे पहले दिया गया था। फिर बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा इस मॉडल को गलत सिद्ध किया और बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने सोने की पतली चद्दर पे अल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी करने के फलस्वरूप देखा गया कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ एंगल बना के विचलित हुए, कुछ अल्फा कण सीधे 180 अंश के कोण पे विचलित हुए, जिससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि परमाणु का समस्त भाग खोखला है, बीच वाला भाग ठोस गोला है। इसी बीच वाले भाग में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। इस बीच वाले भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। नाभिक पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है, यानी कि धनात्मक आवेशित ये गोला है, धनावेशित गोला है। और ये क्या है कि आपका धनात्मक आवेशित गोला है, इसको नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 कण पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर ये जो सेल दिख रही हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक। तो इतनी कहानी थी। ये बात आज आप लोग देख लिए, इतना रिवीजन करो। आगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात बताए रहेंगे आपको कि क्या होती है बोरबरी योजना, किस तरीके से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बोर का परमाणु मॉडल क्या बताता है। ये बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज तक आप इतना देखिए, धन्यवाद।